बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर स्मॉग के निर्गे में है, शदीद स्मॉग के निर्गे में है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ हम कहते हैं ना प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। सो वो क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग इसके हक़ में हैं, बहुत सारे लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं कि स्मॉग कितनी ख़तरनाक है। अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलें, बहुत सारे लोग जो स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए निकलते हैं, अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, अंदाज़ा होगा उन्हें कि अच्छे खासे ये धुएं के बादल जो हैं जो वाकई ही फॉग नुमा लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है धुंध शुरू हो गई, लेकिन ये एक्चुअली धुंध नहीं है, ये स्मॉग है। सो इस पर हमने बात करनी है। खबरें दीगर भी शामिल करेंगे। हमारे मेहमानों ने हमें आगे चल के ज्वाइन करना है 11 बजे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी हम विश करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें। स्मॉग के पेश नज़र शहर में स्मार्ट लॉकडाउन, वज़ीर आला का इंसदाद स्मॉग के लिए बड़ा ऐलान। मंसूबा 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टीचिंग अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम क्या किए जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। लाहौर में ट्रैफिक के अज़दहाम से निपटने के लिए टीपा को अहम टास्क क्या दिया गया है, इस पर भी बात होगी। करप्शन की रोकथाम और ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए एक्साइज का बड़ा इकदाम, गाड़ियों पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। स्मॉग के पेश नज़र जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर तो आएंगे। आज सुबह आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था? राव साहब आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए, आज बिल्कुल एक स्मोगी सा वेदर था। वैसे तो इन दिनों में आमतौर पर अगर हम ज़्यादा नहीं बस 1 डेकेड्स अगो अगर बात करें तो इन दिनों में एक महसूर कुन वो जो धुंध का एलिमेंट था वो फोग होती थी। हाँ। लेकिन अब वो फोग चूँकि हमने इन्वायरमेंट के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये एक हकीकत है और तलख हकीकत है। और हमसे मुराद कि हमने तो अपना हिस्सा शायद डाला या नहीं डाला, लेकिन हुकूमतों ने, इदारों ने इस पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और लेटेस्ट मैं एक स्टडी देख रहा था जिसमें बताया ये जा रहा था कि अगर आप इसी स्मोक के इसी लेवल के साथ इस शहर में रहते हैं तो वैसे तो मौत बरहक है और जब भी आनी है वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन 7 साल कबल आपकी मौत जो है वो हो सकती है अगर आप ये सीरियसली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये बड़ी संजीदा बात है और इस पे अगर आज भी जो बेल्ट्स को टाइट ना किया गया तो आने वाली जो नस्लें हैं ये रोज छुट्टियां बड़ी बेरहमी के साथ आपने ग्रीन एरियाज को ख़त्म किया, लाइसेंसेस दिए कि बनाए जी, कंस्ट्रक्शन करी जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको नहीं टोकेगा। और जिसकी लाठी उसकी भैंस के फार्मूले के तहत इस शहर का बेड़ा गर्क हुआ है। अब कोशिशें तो की जा रही हैं लेकिन कभी कारोबार बंद है, कभी स्कूल्स बंद हैं, कभी जो शहर पूरा आपको बंद करना पड़ता है स्मार्ट लॉकडाउन के। अब इसी खबर के मुताबिक कल जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत सारे जो ताजर रहनुमा थे उनकी बच्चे तो बहुत खुश थे। बच्चे तो उसी तरह से खुश थे जैसे शफकत महमूद साहब अनाउंसमेंट किया करते थे कि अब इतने दिन जो है वो स्कूल नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से जब वज़ीर आला पंजाब का कल जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो बच्चे तो बहुत खुश थे कि 3 छुट्टियां यकमुश्त उनको मिल रही हैं। लेकिन कारोबार के हवाले से अगर आपने 3 बजे की इजाज़त देनी है तो क्या हर्ज है? अब थोड़ी सी साइकी इसकी समझनी पड़ेगी कि जो जुमे का रोज़ है वो आपकी होलसेल मार्केट्स के हवाले से वो पूरे हफ्ते में एक ही कारोबार का बाकायदा दिन होता है, क्योंकि जो मज़ाफ़ाती अज़ला हैं वहाँ पर जुमे की छुट्टी होती है और वो वहाँ पर आते हैं। तो वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उनके साथ बैठ के कोई टाइम का अगर कर लिया जाए, वैसे भी वो 11-12 बजे खोलते हैं और जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर उन्होंने तैयारी कर रखी होती है कि होलसेल्स
की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर उनको कोई थोड़ी अगर कर भी दिया जाए तो बाकी जो मार्केट्स हैं उन पर आप 2 घंटे की लगाते भी हैं जो शॉपिंग मॉल्स हैं तो अच्छा, वैसे नॉर्मली जुम्मे के बाद ही सारी मार्केटें खुलती हैं एग्जैक्टली जुम्मे के दिन, तो फिर इतना जुम्मे बड़ा के दिन issue तो नहीं नहीं आ इशू इस सेंस में है कि होलसेल मार्केट्स वाले आप कल जिस तरह से ताजर रहनुमा बार बार ये बात कर रहे थे और बार बार ये कहते कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर चलवाएं कि हमारा तो जुमे का दिन जो है वो अगर आप अंदरून शहर की जो एक बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे अगर आप बात करें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उनके लिए कितना मुश्किल है। जुमे का दिन ही वो इंतज़ार करते हैं कि जुमे के दिन ज़्यादा कारोबार होता है, जुमे के दिन ही वो, और वैसे भी ये सीजन भी है शादियों का, इसी वजह से लोग ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अभी आप बताएं ना ज़रा क्या बात हो रही थी, अभी सैलून्स बंद होंगे तो जिनकी दोपहर की शादी हैं वो किधर जाएंगे, तो थोड़ा इस तरह का कोई। अच्छा, अब आपने जिक्र किया तो बड़े लोग हमें जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है ना तो मैसेजेस करके पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, फार्मेसी रहेगी बंद, सैलून्स बंद रहेंगे, जिम्स बंद रहेंगे। इरफान कुछ डिटेल है आपके पास तो बता दें क्या क्या चीज़ें। डिटेल्स हैं कि तमाम कारोबार जो हैं वो बंद होंगे, इसमें कोई तफरीक नहीं रखी गई कि आप कोई कारोबार जो है उसको, जैसे होलसेल की मार्केट है इसको आप सुबह खोल सकते हैं, गारमेंट्स की मार्केट है इसको आप रात को खोल सकते हैं या दिन को खोल सकते हैं, इस पर कोई तमीज़ नहीं रखी गई। इसमें स्ट्रेटली जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि तमाम कारोबार जुम्मे को 3 बजे के बाद और हफ्ते को 3 बजे के बाद खुल सकेंगे, उससे पहले नहीं और खुल इतवार सकेंगे। को मुकम्मल बंद, इतवार को मुकम्मल बंद होंगे। दूसरी जानिब जैसे राव साहब बात कर रहे हैं कि स्मोक में इन चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए, लेकिन देखें स्मोक ये कोई नया इशू नहीं है। पूरी दुनिया में जो आप अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें, पूरी दुनिया की बात ना पूरी करें, हमसाया मुल्क की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया की भी बात करूंगा। हम जैसे ही हैं। देखें जो ये जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर भी आपको स्मोक जो इश्यूज पैदा हुए थे 1900 के, जो 19वीं सदी का, जो 19वीं सदी का जब शुरुआत थी तो तब भी ये इश्यूज जो है वो सामने आना शुरू हो चुके थे। तो इस हवाले से लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की। इश्यूज जब सामने आता है उसके बाद जब हो रही थी तो उसके ऊपर जब इश्यूज सामने आते हैं तो उसके बाद ही उसका जो है तदारुक सामने आता है। अभी हमें यहाँ पे पिछले कुछ 4-5 साल से 8 साल से हम ये फेस कर रहे हैं, उसमें जितनी हुकूमतें काम कर सकती थी उन लोगों की तरफ से करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। लेकिन अब अगर हम बात करें इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत की तरफ से जो इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं वो वाकई इनकलाबी हैं। पंजाब के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो फसलों की बाकियात जलाई जाती थी उसके ऊपर 90% आपने काबू पा लिया। जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती थी उसको आपने सील करना शुरू किया, उसके ऊपर आपने कोई 80% के करीब काबू पा लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो थी इसको आप मुसलसल बंद कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ FIRs दी जा रही हैं, गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं और इनकी तादाद हज़ारों के अंदर है। ये इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरा, प्लांटेशन की जा रही है। साबिक दौरे हुकूमत में जो एक बड़ा अच्छा काम हुआ था जिसको बिलियन ट्री का नाम दिया गया था, उसमें चाहे बिलियन ट्रीज नहीं लगे, लाखों लगे होंगे, हज़ारों लगे होंगे, जितने भी लगे हैं, वो देखिए एक अच्छी चीज़ थी। उसको अगर आइंदा आने वाली हुकूमतें उसको कैरी करें, ये ना हो कि ये हुकूमत साबका हुकूमत का प्रोजेक्ट था इसको हम नहीं लेते। जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहीं से भी आपको मिले उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो मैंने बात की कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, चाइना के अंदर, ये बीजिंग के अंदर ये बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उसको रिजॉल्व किया गया, उस इशू को एड्रेस किया गया और इस तरह के एमरजेंसीज लगाई गई। आपके पास भी जो लॉकडाउन लगाया गया है ये एक समझे स्मॉल एमरजेंसी की सूरत हाल है कि आपने कारोबार जो है उसको बंद किया। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये ख्याल करना चाहिए कि फलां का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, सेहत है तो उससे आगे कुछ नहीं। जैसे आपने जैसे आपने बात शुरू की कि 7 साल जो है वो अमेरिका की एक अखबार के अंदर ये उसको स्टडी की गई थी कि 7 साल जो है वो लाहौर के अंदर रहने वालों की उम्र जो है वो आम सिटीजन से कम है। तो इसमें आपने उनकी जानें बचानी है या उनके कारोबार बचाने हैं। अगर जान बची होगी तो कारोबार भी चलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर जैसे हंगामी बुनियादों के ऊपर काम किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल एमरजेंसी का नफाज किया जाए। और जिस तरह ये वो है जिस तरह यहाँ पे जो कारोबार बंद किए जा रहे हैं या दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पे हंगामी बुनियादों पे हमें प्लांटेशन के लिए जो है वो भी
काम करने की जरूरत है। अब देखें ना, यहाँ पर अजमत ने खबर ये भी दी हुई है कि स्मॉग से चेस्ट, सांस और आंख, गले के अमराज हर दूसरे बंदे का गला बहुत है ना। आप सुबह जब भी कोई भी शख्स उठता है तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे घर नहीं, कितने दिनों से ये बात कर रहे हैं, सुबह गले में पेन होती है और वो इसी वजह से है कि सारा दिन जो है वो डस्ट और ये आप यकीन माने, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है तो मुझे कमरे में अक्सर ऐसे फील होता है कि स्मॉग है और है ये हर जगह पे है। ये किसी जगह कोई भी ऐसा पॉइंट आप नहीं कह सकते, किसी पार्क में नहीं कह सकते कि इस पार्क में ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे भी एज इट इज है। जैसे अगर तो आज भी अगर तो हुकूमत संजीदा है तो सबसे पहले जो बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन है ना, इस पर पाबंदी लगाई जाए। सबसे पहला काम, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं उन्हें कहें कि बस अब इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा, चलें जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये बिजनेस तो है जो माफिया की। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम कंस्ट्रक्शन को कंपेयर करते हैं तो न्यूयॉर्क से ज्यादा कंस्ट्रक्शन तो लाहौर शहर में नहीं है ना, लंदन से ज्यादा तो नहीं है ना, या इस्तांबुल से ज्यादा तो नहीं है। वहां पर तो ये इश्यूज नहीं है, वहां पर इश्यूज चाइना से, वहां पर ये इश्यूज इसीलिए नहीं है कि उन्होंने काम किया है और उन्होंने हाई राइज की तरफ वो गए, और हाई राइज की तरफ जाने से एक जो अर्बनाइजेशन जो इसका फैलाव था ग्रीन, एक अब लाहौर शहर में अभी 5-7 साल पहले लाहौर शहर में 7 से 8 लाख एकड़ जो अराजी थी वो उस काबिल काश थी। इस वक्त पता है कितनी है आपको? महज 1 लाख। आप अंदाजा लगा लें, आपकी सब्जियां गायब हो गई, आपका जहां पर जो ग्रीन एरियाज था जिसने एनवायरनमेंट को साफ करना था, वो सारा अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन की नजर हुआ। अब बहरहाल सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि लाहौर शहर में 25% लोग हैं जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और बाकी 75% का जीना उन्हीं की वजह से भी दोबर हुआ है। इसके ऊपर एक मौसर कैंपेन चलाकर, यानी 4-4 गाड़ियां ना निकले एक घर से, एक ही गाड़ी को इस्तेमाल किया जाए, तो ये ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप बेहतर करते हैं, अच्छी चीज सीएम साहब ने जो की है, मैं अनाउंस सब्सिडी के हवाले से 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। ये स्पेसिफिकली क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है कि तलबा जो हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से एक इशू डिफेंस का कार हादसे का। अब मेरी बहन के बच्चे हैं ना, अब न्यूली अगर जो कॉलेज बच्चे जा रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स आपको छोड़ने जा रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ने जाए, पेरेंट्स इतना बच्चा सेंसिबल होता है कि वो पेरेंट्स ने खुद अपनी जॉब पे जाना है, उनके अपनी मसरूफियात हैं, तो बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को खुसूसी तौर पे ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो सब्सिडी के ऊपर दी जा रही हैं, और ये मैं समझता हूँ ये वाकई यही वो इकदाम हैं। देखें, ये तमाम इकदाम जैसे प्लांटेशन कर लें, ग्रीन एरिया को बचा लें, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बेहतर किया जाए, तो फिर इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। जो रिप्लिका किया हमारे चाइना हमसाया मुल्क ने, दोस्त मुल्क ने, चाइना ने, उसी को कम से कम हम यहाँ पे रिप्लिका कर लें। उन चीज़ों को अडॉप्ट करें कि उन लोगों ने कैसे इन आफात के ऊपर काबू पाया। तो इसमें ये जो सब्सिडी के बाद जो इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ ये वाकई ये इनकलाबी इकदाम है। और इसका इतवार के रोज जो गाड़ियां बंद की गई हैं मॉल रोड पे, मुकम्मल तौर पे बंद होगी, मॉल रोड पे सिर्फ साइकिल आ सकेगी। अच्छा, इसमें मैं 10,000 बाइक्स के ऊपर वापस मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से इरफान साहब। अच्छा, इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा? 10,000 बाइक्स का मतलब है कि 10,000 लीटर फ्यूल कम इस्तेमाल होगा पर डे, और ये एक इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फौरी नाफिजुल अमल करें और इनकी तादाद बढ़ाएं। और अच्छा, मुझे ये बता दें, ये नॉर्मली बाइक वैसे अगर कोई खुद खरीदना चाहे तो आम बाइक से महंगी है? आम बाइक से थोड़ी सी महंगी है। इसकी प्राइसेस का मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं है, इसकी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ये एक मुकामी होटल के अंदर इसकी एग्जीबिशन हुई थी, तो उसमें मैं आज भी बात कर रहा था, अपने जो कॉमर्स के रिपोर्टर थे उनसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि 2,80,000 रुपए की बाइक जो है वो एक स्कूटी टाइप, वो जो है उसकी इनॉग्रेशन थी, और उस हवाले से उन्होंने बताया कि वो बड़ी अच्छी खासी नहीं, अच्छी आप देखिए 1 to 5 नहीं, आप देखिए 1 to 5 अगर देखा जाए वो भी 2.5 लाख, जो वो 2 से 2.25 लाख, नहीं 2.5 लाख रुपए का 1 to 5 है। तो आप उसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक बाइक ले ली जाए तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि 30,000 रुपया उससे महंगी है या 50,000 रुपया भी महंगी है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक से आपको देखिए, आपने अगर
ये 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जितने की भी बाइक है बहरहाल इसकी प्राइस में, लेकिन इसको खरीदने के बाद आपने अपना माहौल साफ करने के वाले से जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आपने कर दी है। हाँ, और ये वो किरदार है। तो आपकी फ्यूल की बचत ये भी तो अगर होगी। 1 करोड़ 30 लाख लोग इस शहर में रहते हैं, उनमें से अगर 30 लाख लोग भी इस तरह से अपना किरदार अदा करें, इंडिविजुअल किरदार, वो अगर इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करें, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले 2 से 3 सालों में स्मोक आपको नजर नहीं आएगी। और यही तो वो ये है प्रिकॉशनरी माहौल। मेजर हैं जो आज अगर हम डिसाइड कर लेंगे, अगर आज कोई बाइक खरीदने जा रहा है तो वो ये चीज़ देखेगा कि आने वाले टाइम को किस तरह सिक्योर बनाना है, अपने पैसों की बचत किस तरह से करनी है, माहौल को किस तरह से साफ रखना है। आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। खैर, ये चीज़ें आज ही करनी है, आज ही सोचनी है अगर आपने कल अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है। और जो राउत साहब ने कहा कि 7 साल ज़िंदगी कम हो रही है, 7 साल बढ़ानी भी है, तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। सो हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद अगली खबर, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जहां हमने बात की स्मार्ट लॉकडाउन की, स्मोक तदारुक के लिए इकदाम की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की, वहां पर अब ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है शहर में। मैंने कल भी कहा था कि हमने रोड्स भी कुशादा कर दिए, हमने यू टर्न्स भी बना दिए, अंडरपासेस भी बन गए, फ्लाईओवर्स भी बन गए, बावजूद इसके शहर की ट्रैफिक कंट्रोल होने में नहीं आ रही। रात 10 बजे मैं कहीं जाने के लिए निकली और मेरा आइडिया ये था, क्योंकि मार्केटें 8-9 बजे के करीब बंद हो जाती हैं, सॉरी बंद क्या, ऑलमोस्ट लोग वाइंड अप करके काम जा रहे होते हैं, तो 10 बजे के करीब ट्रैफिक थोड़ी नॉर्मल होगी। लेकिन आप यकीन माने पूरा मुल्तान रोड जो था, शदीद ट्रैफिक वहाँ पर थी। और आप मुल्तान रोड नहीं, आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, करतबा चौक से जो आपने पूरी लेन लंबी जानी होती है, कलमा चौक तक ट्रैफिक की लंबी लाइनें होती हैं, हर रोज़ की ये रूटीन है। इसके अलावा आपके जेल रोड पे भी यही सिचुएशन है। सो कुछ मेन शाहराएं, मॉल रोड पर आप चले जाएं, यही है। हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्लेम नहीं है सिटी ट्रैफिक पुलिस को, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, पर पता नहीं कौन सा ऐसा इशू है जो कंट्रोल से बाहर है। इरफान, क्या वजह क्या है? हाँ, मैं इसीलिए आई हूँ है ना। ये बहुत आपने जो पते की बात पूछी है कि ये वजह क्या है। वजह ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं कर रहे गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हर शख्स घर से 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें वो जब निकलती हैं तो इतनी आबादी के अंदर आप देखें। अभी थोड़े दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब ये स्मोक कमीशन के हवाले से रिपोर्ट अपनी पेश की, तो उसमें बताया गया कि 73 लाख मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लाहौर शहर में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे 73 लाख गाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर उसके साथ लाहौर शहर के अंदर अगर रोज शहर के बाहर से जो तकरीबन 2.5 और 3 जो मिलियन है, ये गाड़ियां लाहौर के अंदर एंटर होती हैं रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर। अब गाड़ियों की तादाद देखें, 70 लाख मोटरसाइकिलें गाड़ियां लाहौर में हों, 20 लाख या 30 लाख गाड़ियां लाहौर में मजीद शहर से बाहर से आएँ, 1 करोड़ गाड़ी इस शहर के अंदर मौजूद होगी जहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है और 1772 किलोमीटर का रोड स्ट्रक्चर है हमारा पूरे लाहौर का। उसके अंदर अगर 1 लाख गाड़ी जो है समा जाए, तो उसके बाद आप सोचें कि ये सड़कें क्या काफ़ी हैं? नहीं काफ़ी हैं। फिर उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा इशू है स्ट्रक्चरल इश्यूज और उसके साथ साथ रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज। आप देखें लाहौर शहर में बहुत से ऐसे पॉइंट जिनको आइडेंटिफाई किया गया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि ये पॉइंट्स जहाँ पे रोड इंजीनियरिंग नाकिस है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हर्डल्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारे यू-टर्न्स ऐसे हैं जहाँ पर आके बहुत सारे यू-टर्न ऐसे हैं। अब आप देखिए ये जो है, इसको अगर जनाह हॉस्पिटल से लेके पीको रोड तक, जिसको अब सिग्नल फ्री किया जा रहा है, इस सिग्नल फ्री के ऊपर 9 जो है वो यू टर्न आपने दे दिए। जब आप 9 यू टर्न दे देंगे तो वो सिग्नल फ्री तो नहीं रहेगा। वो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो गाड़ी 60, 70, 80 के ऊपर चल सके, वो बार बार आपको रोकनी पड़ेगी। 10, 20 से ज़्यादा या 30 की स्पीड से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं वहाँ पे चला सकते। तो ऐसे जो सिग्नल फ्री है उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। रोड स्ट्रक्चर जो है इसको ठीक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इकदाम किए गए थे, पॉइंटेशन की गई थी, उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें एक ये पीको रोड भी था।
फिर अब ये जो देखे कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो मंजूरी दी गई है 1 अरब 60 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड जो दिए गए हैं, इससे किया क्या जाना है? इससे ये जो चौक है इनको रीडिज़ाइन किया जाएगा। रीडिज़ाइन करने के साथ साथ जो रोड स्ट्रक्चर है यहाँ पे ख़राब था उसको ठीक किया जाएगा, रोड इंजीनियरिंग जो ख़राब थी उसको ठीक किया जाएगा। अब जैसे हम इसमें शिमला पहाड़ी चौक है, इसमें कादर तोपाश चौक है, जोड़े पुल है, फिर इसके साथ साथ निश्तर खोखर चौक, ये जो है ये चौक है, इनको मॉडिफाई किया जाएगा, इनको रीडिज़ाइन किया जाएगा, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे उनको ख़त्म किया जाएगा और ये अगर ख़त्म होंगे तो आपकी ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो सकेगी। इन तमाम चौक के अंदर जो बहुत बड़ा मेजर इशू है कि जो अंदर का चौक का इशू, चौक का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। जैसे आपने देखा होगा अल्लाह चौक का जब पहले था तो एक बहुत बड़ा राउंड था उसका, जो फजूल जो था मौजूद था, ना तो वहाँ पे हमने प्लांटेशन की थी इतनी, ना हमने उसको कोई यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन रोड जो है का तंग होने की वजह से जब 1 करोड़ के करीब गाड़ी, 1 लाख के करीब गाड़ी या 1 करोड़ के करीब गाड़ी लाहौर शहर में होगी तो उसके लिए ये रोड स्ट्रक्चर जो है इसको बेहतर करना ज़रूरी है। आप जो बात करती हैं कि ट्रैफिक जो है वो इश्यूज क्यों होते हैं, जो ट्रैफिक क्यों फंसी रहती है, ना आती कि आपने सिग्नल फ्री भी रोड कर दिए, इसमें देखें तमाम डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना होगा। जितनी भी तजावजात है इसका खात्मा हो, आपके पास पार्किंग स्पेस हो, आपके पास पार्किंग प्लाजे हों, जितना भी रोड स्ट्रक्चर जो ख़राब है, रोड इंजीनियरिंग यहाँ पे होने वाली है उसको ठीक किया जाए, उसके बाद आपकी ट्रैफिक खुली हो सकेगी। अब अगर आप देखें जैसे हमने अंडरपासेस बनाने शुरू किए, गुलाब देवी के सामने अंडरपास बना, अब पीछे से ट्रैफिक जो है वो 60 की स्पीड से आ रही है या 70 की स्पीड से आ रही है, उसको आगे लाहौर ब्रिज जहाँ पे अभी नहीं, जब नहीं बना हुआ था तो तब आप आगे आके इसको इशू आते थे। लाहौर ब्रिज आपने बना दिया, लाहौर ब्रिज बनाने के बाद आगे जो हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल के सामने आपको जो सर्विस रोड है और जो फुटपाथ है उसके अंदर काफ़ी इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से बॉटलनेक बनती है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती हैं। तमाम जो रोड हैं जब तक इनको स्मूथ नहीं किया जाएगा तब आप और सड़कें कुछ पॉइंट से जितनी मर्जी खुली कर दें। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो बहुत वैलिड भी लगा और बहुत अच्छा भी, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना चाहिए। अदरवाइज जब एक घर से, हमारे अपने घर से सुबह के टाइम 3 गाड़ियां निकलेंगी और चौथी की तैयारी की जा रही है तो फिर ये मसला तो ऐसे का ऐसे रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक अज़्दहाम को कंट्रोल कैसे करना है। अभी रिसेंटली ये होने जा रहा है कि जी 1 अरब 60 करोड़ 70 लाख के फंड्स का प्लान जो है वो मंजूर किया गया है। राव साहब, इससे ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी? वो जो अज़्दहाम हम कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद नहीं कंट्रोल हो पा रहा, क्या? अच्छा, एक आपने बड़ा मारूफ एक मुहावरा है वो आपने सुना होगा कि जिसका काम उसी को साजे। यही मसला होता है। टीपा को बनाने का ये एलडी का ज़ेली इदारा है और इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि ट्रैफिक की इंजीनियरिंग के हवाले से जो मौसर इकदाम हैं उन पर प्रपोजल तैयार करें और अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो फिर एलडीए करेंगे। और ये इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं कि ये असल में पिछले 5-6 साल में ये हुआ है कि टीपा के हवाले से टीपा ने चूँकि खुद प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इसकी अपनी एफिशिएंसी थी, जो इसका अपना काम था, वो मुतासिर हुआ है। अब दोबारा से इसको लगाया तो गया है, अल्लाह करे कि ये जो 1 अरब 60 करोड़ 70 लाख के फंड्स हैं ये सही इस्तेमाल हों और स्टडी जो है वो जो अप्रोप्रिएट हो ताकि हम मुस्तकबिल के जो अगले 10 या 20 साल के लिए जो भी प्लान हो उसके ऊपर काम करें। इसका मकसद भी यही था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की तजावीज़ तैयार करें जो कि अगर कोई भी रोड नेटवर्क कहीं पे भी बने तो वो इस तरह का हो कि आपके 20-25 साल या एटलीस्ट अब 1942-47 की माल रोड डिज़ाइन हुई है। संडे के रोज़ अगर आप माल रोड को देखें तो आपका दिल खुश होगा कि इतनी बड़ी माल रोड है, लेकिन वो हमने चूंकि अपनी हरकतों की वजह से उसको स्क्वीज कर दिया है, ना तो फुटपाथ छोड़े हैं। अगर संडे वाला प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाता है ना जिस तरह सीएम साहब ने कहा तो वो देखने वाला मंजर होगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। संडे को लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। संडे को अगर वैसे भी आप शहर की मार्केट्स में या जिस पुराने रोड्स हैं वहां पर जाएंगे तो आपको खुले नजर आएंगे। हम कल की बात है ना, हमने फुटपाथों पे तवज्जो दी, पैदल चलने वालों को तो हमने हक ही नहीं दिया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की नहीं है, आप जितने जेल रोड पे 1-2 आपकी मेन बुलीवार्ड है, माल रोड मेन बुलीवार्ड है, आपकी एम एम आलम रोड
आप कहते हैं कि ये तजारती मराकज़ हैं, ये इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं, लेकिन मुझे बताएं कि वहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह छोड़ी आपने? सर, कोई जो पैदल फुटपाथ चलने है? वाले के लिए जगह और बनाई गई है, लोग उसको भी पेडेस्ट्रियन यूटिलाइज के तो नहीं राइट करते हैं। को समझा ही नहीं जाता बिल्कुल ना। ऐसे ही है। चलिए जी, और हमने ये वाइंड इसका अप काम करना है, था राव टीपा का, साहब। जो नहीं किया इसने। थैंक यू सो मच इरफान, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस होंगी, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हमारे यहाँ हर कोई कोशिश में होता है कि वो लोग जो कि एक्चुअली कुछ करना अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें। कुछ लोग अपनी तालीम के साथ साथ चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा रोज़गार भी हम जो है वो कमा सकें। स्टूडेंट्स इस दौड़ में लगे रहते हैं कि अच्छा कुछ स्पेशल ऐसा पता चले बैरून मुल्क हम जाएँ और जहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, जहाँ पर तालीम के मौके भी ज़्यादा हों। सो ऐसे में आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं और बाहर के ममालिक में ही किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। सो आज एक इदारे के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए इसी ज़मीन में आसानियाँ पैदा करता है। ट्राई स्टार एजुकेशन है, जिनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश अहमद साहब को अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके इस इदारे के बारे में जानना चाहूँगी ना कि बेसिकली इसको आपने स्टार्ट कैसे किया, आइडिया इसके पीछे क्या था और किस तरह से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं? अच्छा जी, ट्राई स्टार एजुकेशन 2011 में स्टार्ट हुआ है और इसका आइडिया इसके पीछे ये था कि स्टूडेंट्स को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टर्की के बारे में फ़राहम की जाएँ। सो हमने ये देखा कि कोई बच्चे पाकिस्तान से टर्की नहीं जाते थे 2011 में, और हमें समझ नहीं आया क्योंकि इतनी अच्छी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस्ड और पाकिस्तान के इतने करीब, और कोई बच्चे नहीं जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये स्टार्ट हुआ और आज टर्की में 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं। और 2011 में जब ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ 33 बच्चे पाकिस्तानी पढ़ते थे टर्की में। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा है। और हमने ओवर टाइम देखा कि हमारे बच्चे जो पढ़ के आए हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, वो बड़ी अच्छी कंपनीज़ में दुनिया भर में काम करें, ना सिर्फ टर्की में बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लाइक आप एक बच्चा मेरा टेस्ला में मुझे पता चला, फेसबुक में, अमेज़ॉन में, और पाकिस्तान में भी अच्छी कंपनीज में काम करते हुए। अच्छा, मुझे ये बता दें, अपॉर्चुनिटीज़ किन स्टूडेंट्स के लिए हैं, कहाँ तक उनकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, टर्की जाकर उनको क्या चीज़ें ऑफर की जाती हैं, कुछ डिप्लोमास वगैरह स्टूडेंट करने जाते हैं, सो किस तरह से आप गाइड करते हैं? अच्छा ठीक है, सबसे पहले टर्की का जो एडवांटेज है वो ये है क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सो आपको अच्छी तालीम मिलती है। यही सब कुछ चाहते हैं आजकल लोग कि अफोर्डेबल प्राइस में कुछ अच्छा हो जाए। जी, आप देखें ना, अब यूएस विद द डॉलर गोइंग अप, यूएस एंड यूके आपको टर्की से लिटरली 4 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है, 4 टाइम्स। सो टर्की इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। करीब है, इंग्लिश में पढ़ाई है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूरोप में आप चले जाएँ अदर देन यूके तो हर जगह पर उनकी लोकल ज़बान में होती है। लैंग्वेज जी, इंग्लिश में पढ़ाई है, आपके पास बेतहाशा मौक़े हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सिर्फ अभी $1 बिलियन की ट्रेड है और ह्यूज पोटेंशियल है। तो अगर आप टर्की जाके पढ़ते हैं और वापस आते हैं पाकिस्तान, या आप वहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से हो सकती हैं। इट्स जस्ट हाउ यू टेक इट अप। सही। सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर इंटर करने के बाद ट्राई करते हैं, सो आपकी गाइडलाइन क्या है? एटलीस्ट आपको यहाँ पर अपनी कितनी एजुकेशन कंप्लीट करके? देखिए, हमारे जो मेन स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो आफ्टर A लेवल्स या इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं, यानी जो बच्चे अपना बैचलर्स डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं। उसके अलावा मास्टर्स और PhD भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं। टर्की में MPhil नहीं होता। सो अंडर ग्रेजुएट जो होता है, जो बैचलर्स होता है, उसी में ज़्यादा बच्चे जाते हैं। और हमारा इंटरमीडिएट और A लेवल्स के लिए सेम प्लेटफॉर्म है। सो अगर आपने इंटर किया हुआ है या A लेवल्स किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्राइस्टार एजुकेशन बीइंग द ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, हम स्टूडेंट से कोई फीस चार्ज नहीं करते। सो द होल प्रोसेस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉल्ड TS Apply, tsapply.online, उस पर तो जाके आप अपने घर में बैठे पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इम्प्रेस्ड कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं इसके बारे में होगा। तो अब हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। हमारे शो से तो पता चल रहा है आप कुछ ऐसे एग्जीबिशन, कुछ ऐसे गेट टुगेदर्स कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस बारे में उनको पता। बिल्कुल जी, हमारे साल में 2 दफ़ा बड़े एग्जीबिशंस होते हैं विच आर कॉल्ड एजुकेशन टर्की फेयर। और आज ही हमारा लाहौर में इंशाल्लाह एजुकेशन टर्की फेयर है, 22nd एजुकेशन टर्की फेयर, जिसमें हमारी टर्किश यूनिवर्सिटीज़
यूनिवर्सिटीज़ खुद इस्तांबुल और अंकारा से आई हुई हैं। दे आर हेयर टू शोकेस देम देयर एडमिशंस, देयर स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। तो मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगा कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आज 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आएँ और यूनिवर्सिटी से आके मिले 22nd एजुकेशन टर्की। सनी जी, ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान से यूके जाएं, बैरून मुल्क कहीं पे भी जाएं, सो उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल जाए ताकि वो अपने वो एक्सपेंडिचर जो हैं उनको मीट कर सकें। सो टर्की में कुछ ऐसी भी ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, टर्की में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ही बहुत कम है ना, तो आप लेट्स से इफ़ यू कंपेयर, तो कॉस्ट अगर आप यूके में एक एवरेज यूनिवर्सिटी में 10,000 पाउंड्स देते हैं, टर्की में आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में $3,000 to $5,000 में स्टार्टिंग प्राइस पे एजुकेशन आपको यू कैन पे। तो डिफरेंस ही एक 3 to 4 टाइम्स है, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग। जहाँ तक आपने वर्क की बात की, वर्किंग वाइल स्टडिंग जो है वो जो है आप फ्रीलांसिंग टाइप चीज़ें कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑफिस में आप यूनिवर्सिटीज़ में आप काम कर सकते हैं। बट वर्किंग फुल टाइम ना हमारा मशवरा है और ना लीगली अलाउड है, क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप कम कॉस्ट पे आप पढ़ें ताकि आप अपने 4 साल पढ़ के गुजारें। हाँ, पढ़ते हुए आप इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए, वो मैंडेटरी भी होता है और उसमें जो है आपको मोस्ट इंटर्नशिप जी उसमें ग्रूमिंग भी हो जाती है और आपको छोटी यू गेट सम मनी एज वेल आउट ऑफ इट। बट अगेन द मेन पर्पस इज कि आप लर्न करें और पढ़ के आप फिर आगे इसको स्टेप यूज़ करें टू गेट अ गुड जॉब और अ मास्टर्स डिग्री। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनके लिए टर्की में यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है। सो कुछ सब्जेक्ट्स जो ऑफर करती है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, हमारे जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स है वो एक तो इंजीनियरिंग है जिसमें कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये सारे आते हैं। उसके अलावा बिजनेस फैकल्टी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल साइंसेस, फिल्म, आप लोग मीडिया का फिल्म, टेलीविज़न, सिनेमा, इस टाइप के भी हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टर्की का आर्किटेक्चर तो दुनिया जानती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेडिसिन भी बच्चे जाना शुरू हो गए हैं काफ़ी 3 साल से। मेडिसिन भी इंग्लिश में है एंड टर्की हैज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। यूरोप से लोग टर्की आते हैं इलाज कराने के लिए। सो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स अच्छा जी, अब वो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस मतलब क्या क्या चीज़ें उनको स्टार्ट करनी है अगर कोई अपना माइंड रख रहा है? सो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि नहीं भी होगी तो चल जाएगा? देखिए, पढ़ाई इंग्लिश में है और आप टर्की जब जाते हैं तो आप वहाँ पे लोकल लैंग्वेज क्योंकि सोशलाइज करने के लिए हम रेकमेंड करते सीखें। बट पढ़ाई पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंग्लिश सारे स्कूल्स इंग्लिश में होते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम तो मुझे नहीं नज़र आता कि आपको कोई इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा, बजट भी बता दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है सारे एक्सपेंडिचर डाल के? जी, साल का मिनिमम ट्यूशन फीस स्टार्ट्स विद $3,000, इट गोज़ ऑल द वे टू $20,000। और लिविंग एक्सपेंस जिसमें आपका रहना, आपका खाना पीना, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, ये $3,000 to $5,000 a ईयर होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग देखें एक स्टूडेंट का इन टर्की वुड बी समवेयर बिटवीन $5,000 to $8,000 a ईयर, विच इंक्लूड्स ट्यूशन, लिविंग, फूड, अदर एक्सपेंसेस। और यही चीज़ अगर आप यूरोप से या अमेरिका से कंपेयर करें तो वो 25,000 20,000 मिनिमम भी वहाँ पर आता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 4 टाइम्स डिफरेंस। इज इट सेफ? कुछ पेरेंट्स बड़े वो होते हैं कि अगर उनका बच्चा बाहर जा रहा है तो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे छोटे भाई को हमने टर्की भेजा था, तो हमें एज ए फैमिली भी पता है कि क्या एक्सपीरियंस रहा और एज स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई कंसर्न्स नहीं आती टर्की में इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर आइदर कैंपस यूनिवर्सिटीज़ जिसमें पूरी फैसिलिटीज़ ऑन कैंपस सिक्योर्ड होती हैं या फिर सिटी सेंटर होती हैं। इन आइदर केस हमें कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। सही। अब वो लोग जो कि टर्की से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, उनका स्टैंडर्ड यहाँ की एजुकेशन जिन्होंने हासिल की, उनका जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए कैसे अवेलेबल होती है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, जो बाहर पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जो है ना आपको एक्सपोजर मिलता है। वो एक्सपोजर आपको लोकल घर में रह के नहीं मिल पाता। तो उन दोनों में जो दो बच्चों में अगर आप एक कंपेयर करें, वो एक्सपोजर लिविंग इन अ कंट्री ऑन योर ओन, स्टडिंग ओवर देयर, मीटिंग एंड स्टडिंग विद पीपल फ्रॉम मोर देन 100 या 200 कंट्रीज, मतलब आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। प्लस टर्की इज़ अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन हायर एजुकेशन एरिया। इसका फ़ायदा बच्चों को क्या होता है कि 4 साल की पढ़ाई में, हमारा अंडर ग्रेजुएट 4 साल होता है, उसमें 1 साल वो बच्चा स्टडी अब्रॉड कर सकता है, यानी वो यूरोप या अमेरिका जाके अपना 1 साल कंप्लीट करता है। तो वो एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बच्चे को स्टैंड आउट कर जाता है। अच्छा, कुछ लोगों से ये भी शिकायत आती है, कुछ जानने वाले फ्रेंड्स भी कि टर्की
वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, मतलब मोस्टली लोग टर्किश ही बोलते हैं, इवन अंग्रेज़ी भी कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। ये थोड़ा सा लोगों को जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या बेसिक्स सीख लेनी चाहिए जाने से पहले? जी बिल्कुल। देखिए टर्की में पढ़ाई इंग्लिश में है, जो भी जो हम ऑफर करते हैं ऑल इंग्लिश, ठीक है जी। बट आप जब क्लास से या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, जैसे आपने कहा, वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोलते लोग, तो उसके लिए एक तो हम एक बेसिक टर्किश क्लास समर्स में कराते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्लस अगर आप छोटी सी भी एफर्ट करें ना, मिनिमम एफर्ट, आप बेसिक टर्किश सीख सकते हैं, जिससे आपका ईजिली यू कैन सर्वाइव द सर्वाइवल। हाँ जी, अगर आप ज़रा एडवांस्ड हैं तो 6 months to 1 year में ईजिली आप वाइल स्टडिंग, हर यूनिवर्सिटी में टर्किश कोर्स होता है एंड यू विल बी अ प्रोफेशनल, लाइक यू विल बी अ प्रो। तो वो भी ऑप्शन है। डिप्लोमा कौन कौन से ऑफर करते हैं? कुछ लोग स्टडी पे जाना नहीं चाहते हैं, डिफरेंट डिप्लोमास करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमाज में वीज़ा का प्रॉब्लम आता है। अच्छा। तो या तो आप बैचलर्स के लिए जाएं, विच इज़ योर अंडरग्रेड, या फिर आप मास्टर्स के लिए जो आपके ग्रेड होता है। तो ये दो ऑप्शन आते हैं, क्योंकि वीज़ा का डिप्लोमास जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स जिसको कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम फेस। और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, दोनों के? अंडर ग्रेजुएट ड्यूरेशन टर्की इज 4 years, अदर देन मेडिसिन 6 years होता है, MBBS जो है। और ग्रेजुएट इज 1 to 2 years डिपेंडिंग कि आप थीसिस लेते हैं या नॉन थीसिस प्रोग्राम। और इसके बाद जो PhD के लिए जाते हैं, दैट इज 4 years। और इक्वली मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल। टर्की में हमारी जो रेशियो एट द मोमेंट है, जो 3000 जो पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं टर्की में, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% आर फीमेल्स। सही। सो दैट्स रियली ग्रेट, आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आप मज़ीद डिटेल में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आज PC होटल में इवेंट भी होने जा रहे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाह रहा था, यूनिवर्सिटीज़ वाले खुद आए हुए हैं, उनके यहाँ से इंटरनेशनल ऑफिस में से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आइए, उनसे मिलें, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट देम, और वो आपको डायरेक्ट जो कन्वर्स कर सकते हैं ना, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल। आप जिस तरह के भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इन डिटेल जो भी जानना चाह रहे हैं, सो आपके पास आज PC में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, हम चीज़ें जाकर खुद पूछ सकते हैं। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है तो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए परेशानी तो कोई रह ही नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। स्मॉग की वजह से आई डोंट नो कि हम मौसम को एंजॉय तो नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये जो बदलता मौसम है ये बड़ा ही खुशगवार एहसास दिलाता है। आपका दिल करता है कि आप अच्छा सा ज़बरदस्त सा खाना खाएं, कॉफ़ी इंजॉय करें। रात के टाइम बहुत सारे लोग यखनियाँ, ग्रीन टी इस तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये स्मॉग की वजह से हम सभी लोग परेशान हैं। सो आज के मौसम की सूरत हाल, वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा, सर्दी की शिद्दत कैसे कैसे ग्रेजुअली बढ़ेगी, हमारी रिपोर्टर फातिमा ज्वाइन कर रही हैं। ओवर टू यू। हमें मौसम के बारे में बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाकई मुतासर बताने की जरूरत नहीं, वो नज़र आ ही रहा है कि क्या सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।